भारत सिंगापुर के दरमियान यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन का हुआ आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुआहदे पर किए दस्तखत। पीएम मोदी ने कहा, दोनों ममालिक के लोगों को किफायती रियल टाइम अदायगी का मिल सकेगा मुतबादल। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर्स के साथ दहशतगर्दी के नेटवर्क को मुंतशिर करने के इरादे से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा मकामात पर की गई छापामारी। एनआईए के बाद महकमा इनकम टैक्स की भी कार्रवाई। महकमा इनकम टैक्स की टीम ने यू फ्लैक्स लिमिटेड के ठिकानों पर दी दबिश। मुल्क की 11 रियासतों के 64 मकामात पर की गई छापेमारी की कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे धरने की अर्जी पर समाअत के लिए अदालत उज़्मा की रजामंदी। कल दोपहर में 3:30 बजे होगी समाअत। बजट इजलास के दौरान राज्यसभा में ज़ाब्ता शिकनी पर अपोजिशन के 12 अरकान पार्लियामान पर कार्रवाई की सिफारिश। 5 ने खुसूसी अख्तियारात वाली कमेटी को भेजा मामला। कश्मीर में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा गुनहगार पाकिस्तान के रावलपिंडी में हलाक। हिजबुल मुजाहिदीन का बानी रुकन और नंबर 3 कमांडर इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद रावलपिंडी में फायरिंग के एक वाक़े में हलाक। भारत ने पिछले बरस ही यूपीए कानून के तहत बशीर अहमद पीर को दिया था दहशतगर्द करार। भारत दौरे पर आए गयाना के नायब सदर और वजीर खारजा एल जयशंकर के दरमियान आज होगी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर होगी बातचीत। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सालिया अलीम। नजर डाल देंगे इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। भारत और सिंगापुर के दरमियान आज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्च हो गया है। ये लॉन्च भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के इंतजामी डायरेक्टर रवि मेनन ने की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के वजीर आजम ली सेन लॉन्ग भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ के दरमियान क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च के इस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वजीर आजम मोदी ने भारत और सिंगापुर के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि भारत और सिंगापुर की दोस्ती वक्त की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। वजीर आजम ने कहा कि यूपीआई और पे नाउ लिंक की लॉन्चिंग नए बाब का आगाज है। भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत दुनिया के सरकर्दा ममालिक में शामिल है। फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन नकदी अदायगी से ज्यादा होगा। आज फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी ऊर्जा की वजह से आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों ने ही इसे ज्यादा से ज्यादा वे अपना रहे हैं। इसलिए आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन
नकद लेन देन से अधिक हो जाएंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से मुल्क में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मुहिम की वजह से ही कोविड के दौरान करोड़ों लोगों के खातों में पैसे मुंतकिल हुए हैं। बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। सिंगापुर के वजीर आजम ली सैन लंग ने कहा कि दोनों ममालिक की अदायगी के निजाम के मुंसलिक होने से दोनों ममालिक के बाशिंदे पैसों का ट्रांजैक्शन तेज रफ्तारी और आसानी से कर सकेंगे। PayNow UPI linkage is India's first cross-border real-time payment systems linkage and Singapore's second. It's also the world's first such linkage to feature cloud-based infrastructure and participation by non-bank financial institutions. As we progressively add more users and use cases, the PayNow UPI linkage will grow in utility and contribute more to facilitating our trade and our people-to-people links. और एनआईए की जानिब से आज मुल्क भर में तेजी से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। मालूमात के मुताबिक एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत तमाम रियासतों में एक साथ 70 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे हैं। कहा जा रहा है कि मुल्क भर में फैले गैंगस्टर्स के सिंडिकेट को तोड़ने की गर्ज से एनआईए ने आज इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इससे कबल गुज़िश्ता साल के आखिर में दिल्ली, एनसीआर समेत मुल्क की कई रियासतों में एक साथ छापे मारे गए थे। गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, टिलोता, जपरिया और गोल्डी बरार पहले एनआईए के निशाने पर हैं। एनआईए ने इस मामले में कई बदमाशों से पूछताछ भी की है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अंदाज़ दहशतगर्दी एजेंसी एनआईए ने शुमाली भारत और दिल्ली में 50 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे थे, जिसके बाद एजेंसी ने एक गैंगस्टर और एक वकील को भी गिरफ्तार किया था। और मुल्क की कई रियासतों में महकमा इनकम टैक्स की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई यूफ्लेक्स लिमिटेड कंपनी और उसके डायरेक्टरों से मुंसलिक मकामात पर की गई है। इस सिलसिले में महकमा इनकम टैक्स की टीमों ने 15 शहरों में फैले 64 मकामात पर छापे मारे। अब तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी तलाशी मुहिम जारी है। और पंजाब में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अफसरान के ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। 30 से ज्यादा मकामात पर सीबीआई अफसरान ने छापे मारे। मालूमात के मुताबिक फिरोजपुर, संगरूर, फतेहपुर साहिब, मोगा, लुधियाना, पटियाला, राजपुरा, मोहाली समेत कई दीगर इलाकों में सीबीआई के छापे जारी हैं। ये छापेमारी एफसीआई के आला हुक्काम के साथ साथ चावल और खुर्दनी अशिया के ताजिरों पर भी की गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी के चीन पर बयान पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। वजीर खारजा ने कहा कि राहुल गांधी चीन के मामले में बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। एनआईए को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने अमन के दौर में भी चीन के खिलाफ सबसे बड़ी फौजी तैनाती की है। अडानी मामले पर अमरीकी अरबपति जारसोरस के बयान को वजीर खारजा ने दीगर जराए की सियासत करार दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स या दीगर जराए के जरिए इन बातों को अचानक उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कोई इत्तफाकी बात नहीं है कि इस तरह की चीजें अचानक मंजर आम पर आ रही हैं और इसका वाज़ेह सियासी मतलब है। This party is saying that neither Mr. Modi nor you even mentioned China. If we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send it. Narendra Modi sent it. We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. The op-eds which come in foreign media, George Soros' statement on democracy, which say Mr. Modi's image has got hurt. The BJP, on the other hand, says that there's a conspiracy. There is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. Why suddenly, there's a surge of reports and, attention and,
and views. I mean, were some of these things not happening earlier? You had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? You think the timing is accidental? I mean, let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जोग्राफियाई पॉलिसी के तवज्जुह से मौजूदा शुबे में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इसी वजह से आने वाले वक्त में सनती शराकतदारी से रोजगार के मजीद मौके पैदा किए जा सकेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने राजधानी दिल्ली में मुल्क कौम की तामीर और तरक्की के लिए जोग्राफियाई मकामी पॉलिसी पर मुनक़्क़द कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कौमी तरक्की के लिए मकामी जोग्राफियाई हिकमत अमली तैयार करना, स्पेस पोजिशनिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और IGIF को कौमी सतह पर मबनी मकामी जोग्राफियाई मालूमात के निज़ाम को मजबूत बनाना है। इस मौके पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। और बजट इजलास के दौरान राज्यसभा में हंगामा, नारेबाजी और दरमियान में आकर बार बार ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने वाले अपोजिशन के 12 अराकीन पर कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान के वक़ार को पामाल करने वाले इन अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ पार्लियामेंट की खुसूसी इख्तियारात वाली कमेटी से जांच की सिफारिश की है। 18 फरवरी को राज्यसभा की जानिब से जारी बुलेटिन में कांग्रेस के 9 अराकीन पार्लियामेंट और आम आदमी पार्टी के 3 अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ ऐवान के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी के मामले में जांच कराने की सिफारिश की गई है। पार्लियामेंट के बजट सेशन के पहले हिस्से में राज्यसभा के वस्त में आकर शोर शराबा करने, प्ले कार्ड दिखाने और हंगामा करने पर राज्यसभा के चेयरमैन ने यह अहम फैसला किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अरुणाचल प्रदेश के दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज अरुणाचल प्रदेश असेंबली के खुसूसी इजलास से खिताब किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि अरुणाचल के लोग मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की इक्तिसादी समाजी तरक्की में अरुणाचल के लोगों का बेशबहा ताउन है। और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं। JP नड्डा ने चकमगलुरु में दानिश्वरों और पेशावर अफराद से खिताब किया। साबिका कांग्रेस हुकूमत पर हमला करते हुए JP नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले हमारे मुल्क की छवि आलमी सतह पर इस मेयार की नहीं थी, लेकिन अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की छवि बेहतर हुई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शुमाल मशरक़ के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज नागालैंड में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि मरकजी हुकूमत ने शुमाल मशरक़ी खित्ते में अमन व अमान कायम किया है। और नागालैंड असेंबली इंतखाबात में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए। ऐसे में रियासत में जबरदस्त तशहीर जारी है। सभी जमातों के लीडर इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं, जहां स्टार कैंपेनर्स अपने अपने उम्मीदवारों के लिए अवामी जलसे कर रहे हैं। वही इंतखाब लड़ रहे उम्मीदवार रैलियों के साथ साथ घर घर जाकर वोट भी मांग रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शुमाल मशरक़ के दौरे पर है। अमित शाह आज नागालैंड में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। अमित शाह नागालैंड के टिनसांग जिले में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। उसके बाद वो शिलोंग में 2 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नागालैंड के दीमापुर जिले में इंतखाबी रैली करेंगे। नागालैंड में 27 फरवरी को पोलिंग होगी। ऐसे में सियासी जमातों के लीडर और मुख्तलिफ जमातों के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के हक में जबरदस्त तशहीर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिजबुल मुजाहिदीन का बानी रुकन और नंबर 3 कमांडर इम्तियाज आलम और बशीर अहमद पीर को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। इम्तियाज आलम को रावलपिंडी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। काबिल जिक्र है कि इम्तियाज को हमेशा कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियां फैलाने का जिम्मेदार समझा जाता रहा है। पिछले साल 4 अक्टूबर को मरकज ने इसे गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया था। असल में जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के इलाके बाबरपुरा का रहने वाला इम्तियाज आलम पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में रहता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी हुकूमत के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इम्तियाज आलम, बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और दीगर की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए साबिक दहशतगर्दों और दीगर कैडरों को मुत्तहद करने के लिए कई ऑनलाइन प्रोपेगेंडा ग्रुपों में भी शामिल था। इम्तियाज आलम पर 23 मई 2019 को कश्मीर में अलकायदा की शाख अंसार गजावात उल हिंद के चीफ कमांडर जाकिर मूसा को कत्ल करने का भी इल्जाम था।
हमारे नुमाइंदे ऋषि कुमार ने नई दिल्ली में एनडीआरएफ टीम के अरकान के साथ तुर्की और शाम में भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्ती की कामयाबी पर खुसूसी बातचीत की। आइए सुनते हैं। सफलता के बाद इस समय हम मौजूद हैं उस टीम के साथ जिसने इस ऑपरेशन को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि भारत की जो मानवतावादी सोच है उसको एक बार फिर से दुनिया के सामने रखा। इस समय हमारे साथ कुछ महिला कर्मी भी हैं जो उस मिशन में शामिल थी। आप बताएं कि किस तरीके से आपने उस दौरान काम किया और किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आई। जब हम यहाँ से गए तो हमें नहीं पता था कि वो कंट्री है, किस तरीके का उनका नेचर है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनका बर्ताव हमारे लिए कैसा रहेगा। बस हमारे दिमाग में इतना था कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें सर्व करना है, कैसी भी कंडीशन है हमें वहाँ रहना है। आपको यहाँ का टेम्परेचर पता है, अप्रॉक्सीमेट अपर ही रहता है 10 to 12 सर्दियों में भी। बट जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे सब 0 डिग्री टेम्परेचर था। महिला होने के नाते उस तरीके से जो वहाँ पर रेस्क्यू के दौरान जो महिलाएं थी उनका क्या रेस्पॉन्स था? सर, जब हम रेस्क्यू साइट पे जाते थे, ऑपरेशन साइट पे, तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो पास में आती थी और हमें अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती थी कि इसके अंदर कोई ना कोई हमारा फंसा हुआ है। तो जब हम उनके पास, उनकी भाषा समझते नहीं थे लेकिन उनके इशारे हमें समझ में आते थे। वो लोगों का पूरा कोऑपरेशन हमारे साथ रहता था। वो हम इमोशनली हमें वो करती थी कि भी आप लोग निकालिए उनको। सर, जिस तरीके से इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग आपस में आप लोगों का देखने को मिला है उसकी क्या खासियत है? किस तरीके से आपने ऑपरेशन को अंजाम दिया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ जितनी भी टीम्स मौजूद थी तो एक दूसरे से सीखने समझने के लिए एक ऐसा मंच था जहाँ पे हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य कर सकते थे। तो इस मंच पे कार्य करते हुए सभी टीमों से हमारा इंटरेक्शन लगातार होता था कि आसपास की जो भी साइट्स थी अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो भी कुछ उनसे कुछ सीखते थे और वो भी हमारी साइट पे आकर ऑब्जर्व करते थे। हम बात करते हैं जो डॉग स्क्वाड के जो मेंबर्स थे उन्होंने किस तरीके से काम किया। आप बताएं कि इस बार काफी चर्चा में रही है आपकी ये स्क्वाड, क्या खासियत रही इस बार इनकी? डॉग स्क्वाड का काफ़ी महत्वपूर्ण काम रहा है सर। इन्होंने जैसे सर कोई कोलैप्स बिल्डिंग होती है और हम सर्च के लिए वहाँ पे जाते हैं तो सर ये हमारे डॉग से बार्किंग करके इंडिकेशन देते हैं। उसके बाद सर एक डॉग के बाद दूसरे डॉग से कंफर्मेशन कराया जाता है। कंफर्मेशन कराने के बाद सर फिर वहाँ पे हमारी पूरी टीम कार्य पर लग जाती है। कोई डॉगों की सहायता से 2 बच्चों की हम जान बचा पाए और ये सर हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे देश के लिए एक सम्मान की बात है सर। तो निश्चित तौर से देश के लिए गर्व की बात है और सम्मान की बात है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एनडीआरएफ के जवान भारत की जो मानवतावादी सोच है उसको एक बार फिर से प्रदर्शित करने में सफल रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। मेघालय के वजीर आला कोनराड संगमा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सताइश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ इंतखाबात के बाद इत्तेहाद का इशारा भी दिया। मैं इस वक्त तुरा के बर्निंग हिल इलाके में हूं और बर्निंग हिल में मेरे साथ है चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, 1 हफ्ता रह गया है इलेक्शन में, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? हमने जो काम पिछले 5 साल में किया है और जिस तरीके से हमारी स्टेट आगे बढ़ी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक हमारे साथ होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एक बार फिर हमारी एनपीपी की सरकार आएगी और पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हमें और ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी इस बार आपसे अलग होकर 60 सीटों पर लड़ रही है और बीजेपी का ये कहना है कि संगमा को आपने बार बार मौका दिया, इस बार हमें भी मौका दें। और वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, करप्शन को उन्होंने इशू बनाया। पिछले 5 सालों में बीजेपी हमारे साथ ही थी सरकार में और हमारे साथ ही काम किया उन्होंने और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में हमारे स्टेट जो है उसको, स्टेट को और डिपार्टमेंट्स को भारत सरकार की तरफ से ही रिकग्निशन मिला कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो पिछले 5 सालों में जल जीवन क्यों ना हो, PMGSY क्यों ना हो, MGNREGS, टूरिज्म में, स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, हर सेक्टर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से हमें सर्टिफिकेशन मिला है कि मेघालय स्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है। आखिरी सवाल, चूंकि आपने 5 सालों के साथ सरकार चलाई और प्रधानमंत्री मोदी की आप काफी तारीफ भी करते रहे, तो क्या वो इज्जत और प्यार अभी बरकरार है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जिस तरीके से पीएम साहब ने हमारे नॉर्थ ईस्ट में ध्यान दिया है और नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस दिया है और स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया है, वो बिल्कुल सही है और उसके लिए ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी
जब हमारी सरकार फिर से बनेगी उस समय भी हमें पूरा सहयोग पीएम साहब से बिल्कुल मिलेगा, जैसे पहले मिला है। और फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों साथ काम करें तभी आगे बात बढ़ती है। तो भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो एक्सपेक्टेशन भारत सरकार का था, मेघालय सरकार ने काफी हद तक कंपेयर टू अदर स्टेट्स हमारा परफॉर्मेंस बहुत सेक्टर्स में बहुत अच्छा रहा है। तो ये थे कॉमरेड संगमा, इनका ये कहना है कि चुनाव आगे है वो बात अलग है, लेकिन जो इज्जत और प्यार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए वो बरकरार है। कैमरामैन सेंथिल और सौरभ बख्शी के साथ विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज, तुरा। मिलेट्स का बैनुल-अक़वामी साल 2023 पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मिलेट्स प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। बीजिंग में भारतीय सिफारत खाने ने भी कदीम फसल का जश्न मनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीन में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे कार्लोस वॉटसन ने कहा कि मिलेट्स एक किफायती और इंतहाई ग़िज़ायत से भरपूर मुतबादिल हो सकता है, क्योंकि दुनिया को खुराक के बहरान का सामना है। बीजिंग में भारतीय सिफारत खाना और ग्वांगझू और शंघाई में भारतीय कौंसिल खाने बड़े जोशो खरोश के साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मना रहे हैं। इस मौके पर बीजिंग में हिंदुस्तानी सिफारत खाना, हिंदुस्तानी रेस्तरां, ताज पवेलियन और दास्तान के इश्तराक से मिलेट्स फूड वीक मुनक़िद कर रहा है। दोनों हिंदुस्तानी रेस्तरां ने जवार के मुनफरिद पकवानों के जरिए अपने खाने की नुमाइश की। रेस्टोरेंट में जवार की मुख्तलिफ अक़साम के नमूने भी आवेज़ा थे। इस मौके पर बीजिंग के दोनों रेस्तरां ने जवार के बैनुल-अक़वामी साल के हवाले से सारी मालूमात पोस्टर, मुकाबले वगैरह की शक्ल में दिखाई। बीजिंग में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने प्रमोशनल तकरीबात का एक सिलसिला तैयार किया, जिसमें चीन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजूदीन की शिरकत के साथ गोल मेज मुबाहिसा भी शामिल है। As the global agri-food systems face challenges to feed an ever-growing global population, resilient cereals like millets provide an affordable and nutritious option, and efforts need to be scaled up to promote their cultivation. The International Year of Millets 2023 contributes to the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals, SDGs specifically. The sustainable production of millets can fight hunger and contribute to food security and nutrition. भारत का सिफारत खाना मिलेट्स की रेसिपी बुक लॉन्च करेगा और मिलेट्स कुकिंग चैलेंज और मिलेट्स सेल्फी कंपटीशन का भी एहतमाम करेगा। वाज़ेह रहे कि कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने भी गुज़िश्ता हफ्ते ग्वांगझू में सिफारती कोर के लिए मिलेट्स पर एक नुमाइश का एहतमाम करके जवार के बैनुल-अक़वामी साल का आगाज किया। अहम बात यह है कि हिंदुस्तान में उगाए जाने वाले बाजरे के नमूने उनके ग़िज़ाई हक़ाइक़ और सेहत के फवाइद के साथ दिखाए गए थे। तक़रीब में दुनिया भर से डिप्लोमेटिक कोर के अरकान ने शिरकत की और बीजिंग से अंशुमन मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। भारत और उज़्बेकिस्तान की बर्री फौज की मुश्तरका मश्क दुस्त लक का चौथा एडिशन कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। उज़्बेकिस्तान और भारतीय बर्री फौज के 45 फौजी इस मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। ये मश्क 14 दिन तक जारी रहेगी। इसमें फील्ड ट्रेनिंग, मश्क और लेक्चर भी शामिल होंगे। तुर्की और शाम में एक बार फिर से ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.3 बताई गई है। यूरोपीय मेडिटेरेनियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर EMSC ने इतला दी है कि तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में 2 किलोमीटर की गहराई में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इससे कबल 6 फरवरी को तुर्की और हमसाया मुल्क शाम में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। रेख्तर पैमाने पर इसकी शिद्दत 7.8 मापी गई थी। ताकतवर ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 46,000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में एक बार फिर इस झटके ने खदशात में इजाफा कर दिया है। पोलैंड से 10 घंटे के ट्रेन के सफर के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की नई फौजी मदद देने का भी वादा किया। बाइडेन ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे और हर मुमकिन मदद करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका और दुनिया के कई मुल्क यूक्रेन के साथ हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने बाइडेन के दौरे पर कहा कि अमेरिकी सदर का यूक्रेन का दौरा उनकी हिमायत का बहुत अहम इशारा है।
और नाजरीन, अब वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको छोड़ जाते हैं बॉलीवुड की माया नाज अदाकारा नूतन के बाद फिल्मी नगमों के साथ। आज उनकी 32वीं बरसी है। आप नूतन पर फिल्माए गए नगमों से महजूज हों और हमें दीजिए इजाजत। आदा देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। हम तुम जग में जीवन साथी बनके आते रहे हैं, आते रहेंगे। हम तुम युग युग से मन